हर भारतीय हो गया हैरान। सीडीएस ने राइटर्स को इंटरव्यू दिया, वो भी भारत के बाहर। कहा ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को हुआ था नुकसान। तो दोस्तों अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपका स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो खतरनाक टकराव हुआ था वो दुनिया ने देखा और सबकी नींद उड़ गई। कश्मीर में एक आतंकी हमले की शुरुआत हुई और यह युद्ध जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन और साइबर हमलों में बदल गया। लेकिन रुकिए, भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राइटर्स को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिससे हर भारतीय हो गया है हैरान। जी हाँ, जैसा भारतीयों ने सोचा नहीं था वैसा बयान दे दिया है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ली, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्पित आतंकवादियों का काम बताया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हाथ कड़े कर दिए थे। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। राफेल जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया। 9 ठिकानों पर हमला हुआ, लेकिन क्या ये इतना आसान था? जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में राइटर्स को बताया कि पहले दिन भारत को हवाई नुकसान तो हुआ था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट्स, जिसमें 3 राफेल थे, मार गिराए हैं। अनिल चौहान ने माना है कि हाँ, हमें नुकसान तो हुआ था, लेकिन हमने रणनीति बदली और पाकिस्तान की हवाई रक्षा को चकनाचूर कर दिया था। तो क्या यह भारत में वापसी का टर्निंग पॉइंट था? पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत ने उसके नागरिक इलाके जैसे मस्जिदों को ठिकाना बनाया है और जिसमें 31 लोग मारे गए हैं। भारत ने जवाब में कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही उड़ाए हैं। 4 दिन की तीव्र लड़ाई के बाद 10 मई को दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मध्यस्थता में बड़ी भूमिका निभाई थी। चौहान और पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साफ कहा है कि परमाणु हथियारों का तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन क्या यह इतना आसान भी था? चौहान ने दावा किया है कि भारत ने 7, 8 और 10 मई को पाकिस्तान के 8 हवाई अड्डों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें इस्लामाबाद के पास का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। पाकिस्तान ने करीब 300 प्लस ड्रोनों से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने ज्यादातर को मार गिराया। भारत के स्काई स्ट्राइकर ड्रोनों ने भी कहर बरपा के रख दिया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान का दोस्त चीन इस बार चुप रहा। चौहान ने कहा कि हमें उत्तरी सीमा पर कोई भी असामान्य गतिविधियां देखने को नहीं मिली। क्या ये समझा जाए कि इस बार चीन खामोश ही था? भारत ने करीब 8000 प्लस पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक किए थे। भारत ने 1960 की इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान ने इसे जल आतंकवाद बताया है। क्या ये युद्ध का अगला मोर्चा होगा? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया था, लेकिन सीधे हमले में शामिल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मतलब भारतीय नौसेना 1% भी युद्ध में शामिल नहीं थी। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है कि हमारी नौसेना को शामिल नहीं होने पड़ा, उसके बाद भी इतना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। भारत ने स्कैल्प मिसाइलें, AASM हैमर ग्लाइडर बम और इंडो इजराइल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने चीनी HQ-9 सिस्टम और J-10 जेट्स का सहारा लिया था। दोनों देशों के मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा खबर फैलाई, जैसे कराची पोर्ट पर हमला या परमाणु अड्डे पे निशाना बनाना, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान मीडिया द्वारा पटना पोर्ट पर हमला। तो क्या ये सच था? LOC के पास 50 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। कश्मीर के गांवों में डर और विनाश का माहौल था। दोनों देशों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया है। PM मोदी ने कहा कि यह युद्ध सिर्फ विराम है, अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो जवाब और सख्त होगा। तो क्या है आगे भारत की तैयारी? अमेरिका ने शांति की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत ने इसे सीमित बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन नागरिक क्षेत्रों में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। चौहान ने कहा पारंपरिक युद्ध के लिए अभी बहुत जगह है। तो क्या भारत और पाकिस्तान फिर से टकराने वाले हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो हमारे सीडीएस ने, उन्होंने ये कहा है कि पहले दिन हमको नुकसान तो हुआ था, लेकिन बाकी जो दिन थे 7, 8, 9 उसमें हमने जीत हासिल की थी। तो क्या नुकसान हुआ था, इस पे पूछने पर कि क्या पाकिस्तान ने आपके 6
फाइटर जेट्स तबाह किए थे, इसको सिरे से खारिज कर दिया है CDS चौहान ने। लेकिन ये कहा है कि नुकसान हुआ है, तो हो सकता है 1 फाइटर या 2 फाइटर हमारे इसमें गए हों, लेकिन राफेल तो नहीं गया। इसका 100% जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं CDS के इस बयान के बारे में? अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है या लग रहा है कि CDS का बयान जो रॉयटर्स को दिया है वो ऐसा नहीं देना था, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने राइटर्स को बताया है। जी हाँ, राइटर्स यहाँ भी पहुँच गए हैं और साहिर शमशाद मिर्जा से इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान अपनी सीमा पर इस महीने हुए संघर्ष से पहले के स्तर पर सैनिकों की संख्या को कम करने के करीब है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इस संकट ने भविष्य में तनाव बढ़ने का जोखिम बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने 4 दिनों तक लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और तोपखानों का इस्तेमाल किया, जो दशकों में सबसे भयंकर लड़ाई थी। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जनरल मिर्जा ने कहा कि दोनों सेनाएं 22 अप्रैल से पहले की स्थिति में लौटने की प्रक्रिया में हैं। मिर्जा ने चेतावनी दी कि इस बार का संघर्ष कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के मुख्य भूभाग पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे भविष्य में पूर्ण पैमाने पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है। मिर्जा ने कहा कि इस बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में रणनीतिक गलती से इनकार नहीं किया जा सकता। मिर्जा ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संकट प्रबंधन तंत्र की कमी के कारण भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए समय कम हो सकता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को सौंपना होगा और बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर ही होगी, मतलब POK के बारे में ही चर्चा होगी। मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन महानिर्देशकों की हॉटलाइन और कुछ सामरिक हॉटलाइनों के अलावा अभी कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है। भारत और पाकिस्तान 1947 में ब्रिटिश सरकार के विभाजन के बाद से 3 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें से 2 कश्मीर के मुद्दे पर ही लड़े गए हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान 1989 में भारतीय कश्मीर में विद्रोह का समर्थन देता था, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वह केवल नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देता है। इस बार के तनाव को कम करने में अमेरिका की पीछे कूटनीति की भूमिका रही है। हालांकि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार कर दिया है। जी हाँ, एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चाइना एक वॉर कर सकता है, वो ताइवान को कैप्चर करने की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने ये खबर दी थी, लेकिन चाइना ने इसका आंसर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने सांगली ला संवाद में अपने भाषण में चीन के जो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की है। हाँ, तो नाराजगी व्यक्त कर दी है चाइना ने इस मामले में। तो दोस्तों, एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पे एक नया इनोवेशन आ गया है युद्ध की तकनीक में लेज़र बीम का उपयोग हो रहा है। जो ड्रोन होते थे उसको ध्वस्त करने के लिए अब लेज़र बीम का यूज़ हो रहा है। ये लेज़र बीम किसने? इजराइल ने बनाया है। इसका टेस्ट भी हो गया है और उसने कई ड्रोन्स पर इसके यूज़ भी करके देख चुका है। तो अब क्या होगा, लेज़र बीम एक हथियार के रूप में यूज़ होगा जो ड्रोनों को पल में नष्ट कर देगा। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। इजराइल ने रच दिया है इतिहास। ये दुनिया का पहला देश है जिसने गाजा युद्ध में दुश्मनी ड्रोन को लेज़र के हथियारों से मार गिराया है। इसे स्क्वाड ऑफ आयरन युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। ये लेज़र हथियार तीव्र प्रकाश किरण का उपयोग करते हैं, जो गर्मी से ड्रोन को नष्ट कर देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये एक हाई पावर लेज़र बीम छोड़ता है जो ड्रोन को गर्म करके उसके पंखों को ही जला देता है और पल में वो क्रैश हो जाता है। ये हथियार हमास, हिजबुल्लाह, यमन के यूथियों जैसे समूह के ड्रोनों के खिलाफ प्रभावी हैं, जिसका डिजाइन क्रूसीफिक्स जैसा है। इजरायली वायुसेना की हवाई रक्षा प्रणाली ने इस लेज़र को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया है, जिसने कई नागरिकों की जान और संपत्ति बचाई है। ब्रिगेडियर जनरल यहूदा एल्मकायेस ने कहा है कि यह प्रोटोटाइप लेज़र दुनिया में पहली बार युद्ध में सफल रहा और अब इसे और बेहतर किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने वीडियो जारी कर कहा है कि इसमें लेज़र ने कम से कम 3 ड्रोन को मार गिराया और 1 ड्रोन का पंख जलते हुए भी देखा गया है। लेज़र हथियार सस्ते ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलों से कहीं ज़्यादा किफ़ायती है। ये महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर की ज़रूरत को कम करते हैं। इजराइल इस लेज़र को अपने आयरन बीम सिस्टम के साथ जोड़ेगा, जो एक बड़ा और शक्तिशाली लेज़र डिफेंस नेटवर्क है। ये तकनीक आधुनिक युद्ध को बदल सकती है। लेज़र हथियारों की थ्योरी अब हकीकत बन चुकी है। ड्रोनों का युद्ध में बढ़ता इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती है और इजराइल का लेज़र हथियार इसका सटीक जवाब है। ये प्रणाली जल्द ही इजराइल की सेना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात की जाएगी।
राफेल और इसराइल के रक्षा मंत्रालय मिलकर इस तकनीक को उन्नत कर रहे हैं ताकि इसका दायरा और प्रभाव से बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि लेज़र हथियार भविष्य में छोटे और सस्ते हथियारों के खिलाफ गेम चेंजर साबित होंगे। इसराइल की ये उपलब्धि न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा तकनीक के लिए एक मील का पत्थर है। तो दोस्तों, ये थी इसराइल की लेज़र बीम तकनीक की कहानी। आपको क्या लगता है कि ये भविष्य के युद्धों को पूरी तरह बदल देगी? आपकी राय कमेंट पे जरूर बताइए। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ट्रायो, जी हाँ, आपने सुना होगा, रशिया ने एक बयान दिया था जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का ट्रायो बनाने के लिए बोला गया था। अगर ये ट्रायो बन जाता है तो वेस्ट को पछाड़ देंगे, ऐसा रशिया ने कहा था। तो ये सुन के वेस्ट वैसे ही घबरा गया है। इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट रशिया है और उसके बाद चाइना है। हालांकि इंडिया का इन्होंने अभी तक नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन इनका उद्देश्य साफ है। ये अपने खिलाफ कोई भी संगठन को सहन नहीं कर सकते हैं। ये G7 बनाते हैं, नाटो बनाते हैं, लेकिन ब्रिक्स से इनको दिक्कत होती है। कल ही के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि चाइना एक नया संगठन बनाया है जो देशों के बीच विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने में मदद करेगा। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। आपको हमेशा ऐसी न्यूज़ हमारे चैनल में मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।